हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे आज से। आज से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नया टॉपिक स्टार्ट करें, जिसका नाम है क्रेडिट मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है ये टीवाई बैक और एमकॉम दोनों को है। किसी और स्टैंडर्ड में भी है, बीएमएस को भी है शायद ये, बट टॉपिक का नाम है रिसीवेबल मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट मतलब उधार कैसे देना है, रिसीवेबल मतलब उधार कितने दिन में मिलेगा। एक ही बात, टॉपिक का नाम अलग है, काम एक ही है। पक्का क्लियर है? चलिए तो फिर आप लोग से एक सवाल कर रहा हूं, किसी भी बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो व्हाट इज द मेन पॉइंट टू बी कंसीडर व्हाइल डूइंग द बिजनेस? प्रॉफिट, कैपिटल, गुडविल इज टू शुड बिजनेस गिव क्रेडिट और नॉट। कोई भी बिजनेस करने का है तो दिमाग में पहला चीज आना चाहिए, आपने कैपिटल में सब लगा तो दिया है, लेकिन उधार देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट। उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर उधार दे रहे हो तो क्या ये उधार देने से बिजनेस बढ़ेगा या कम होगा, इस चीज को समझना इज क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मतलब उधार, तो क्या कंपनी को, क्या बिजनेस को उधार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो कितने दिन का देना चाहिए? क्या 10 दिन का देना चाहिए, 20 दिन का देना चाहिए, 1 महीना का देना चाहिए? ऐसे अलग अलग कंडीशन आपके सामने आएंगे और आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई करना है, सॉल्व करना है और सजेशन देना है कि कंपनी को उधार देना अच्छा है या नहीं है। उधार देने से कंपनी को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान। ठीक है, अभी क्रेडिट मैनेजमेंट या रिसीवेबल मैनेजमेंट जो है वो एक्चुअली में एक पर्सन है जो कंपनी के पास जाता है और कंपनी से बात करता है। एक पर्सन होता है, वो जाके कंपनी से बात करता है, यार सर क्या बिजनेस कर रहे हो आप सर? वही सामान बेचा, उसमें आपने आपका खर्चा माइनस किया, आपने ये प्रॉफिट कमा लिया, आपका ये प्रॉफिट बढ़ा सकता हूं अगर आप उधार दोगे तो। मैं तो उधार दे रहा हूं। नहीं सर, आप जो अभी उधार दे रहे हो ना, इससे अगर ज्यादा उधार दोगे तो हो सकता है आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। कैसे? देखो, आपका जो खर्चा है मैं वो कम कर सकता हूं। क्या करोगे? मतलब आपके खर्चे में मैं इतना इतना है, ये सारी चीजें लाऊंगा तो आपको है ना बेनिफिट मिलेगा, और वो बेनिफिट ऐसा होगा जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, चौगुना हो सकता है, डिपेंड करता है। तो वो कैसे सॉल्व करना है उसी चीज को हम लोग सीखने वाले इन द टॉपिक नेम क्रेडिट मैनेजमेंट। एक बेसिक फॉर्मेट लर्न करवा देता हूं और ये फॉर्मेट लर्न कर लो, किसी भी टाइप का सवाल आएगा फिल इन द ब्लैंक। टॉपिक आपके कॉलेज में भी करवाएंगे, एक एक करके सेंटेंस याद दिलाएंगे, पर अपन फॉर्मेट लर्न कर लेंगे। आपने 14 स्टैंडर्ड में एक फॉर्मेट लर्न किया था, लेवरेजेस टॉपिक। सेल्स में वेरिएबल माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? सेल्स लेस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट, ये पढ़ा था? ये पढ़ा था? हाँ, बस ये एक चीज याद रखो। ठीक है, हमको भी अभी यही करना है। सेल्स में वेरिएबल खर्चा माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे, फिक्स खर्चा, तो अपने को मिल जाएगा कंपनी का प्रॉफिट, बेसिक प्रॉफिट। फिर क्रेडिट मैनेजर आएगा, वो बोलेगा क्या सर क्या करे, ये करो, इससे आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है। आपने 1 महीने का किया, 2 महीने का करो तो इतना प्रॉफिट आएगा, 3 महीने का करो सर इतना प्रॉफिट आएगा, 4 महीने का करोगे इतना प्रॉफिट आएगा। और फिर हम कंपेयर करेंगे, पहला कितना कमा रहा है, ये उधार देने से कितना आया, ये उधार देने से कितना आया, ये उधार देने से, तो कौन सा सबसे ज्यादा दे रहा है, भाई इतना दिन का देते अपन इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो पॉलिसी को सिलेक्ट करेंगे। समझ में? इधर एक प्रेजेंट पॉलिसी होगा जो हम लोग नॉर्मली अडॉप्ट कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे 1 2 3 4 डिपेंड करता है। एक पॉलिसी भी आएगा, 2 पॉलिसी आएगा, 3 पॉलिसी आएगा, 5 पॉलिसी आएंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और पांचों में जो सबसे बेस्ट पॉलिसी वो हमको सिलेक्ट करना एज ए क्रेडिट मैनेजर। क्लियर? टेक्स्ट बुक पेज नंबर 253, नया टेक्स्ट बुक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का
सम नंबर 1। आई रियली डोंट नो आपके बुक में कौन से पेज नंबर पे, मैंने जिस बुक से टाइप किया है, नए टेक्स्ट बुक से टाइप किया, देख लो आपके नए बुक में ये 253 बराबर है, नहीं है? तो क्रेडिट मैनेजमेंट टॉपिक ओपन करो नए टेक्स्ट बुक में, शायद ओल्ड टेक्स्ट बुक का रहेगा 220। तो पेज नंबर 228 पे अ कंपनी हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग प्रोजेक्शन फॉर द ईयर, देख लेना नए टेक्स्ट बुक में जो नया अभी इशू हुआ है उसमें 228 पेज नंबर पे सम नंबर 1, अ कंपनी हैज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग प्रोजेक्शन फॉर अ ईयर। सेल्स में दिया 21,000 यूनिट हम लोग बेचा है और सेलिंग प्राइस दिया 40 रुपए, वेरिएबल खर्चा दिया है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, क्रेडिट पीरियड अलाउड हम लोग नॉर्मली कितने महीने का उधार देते थे 1। A company proposed to increase the credit period, कंपनी सोच रहा है उधार बढ़ाना चाहिए अपने क्रेडिट पीरियड अलाउड टू इट्स कस्टमर फ्रॉम 1 month to 2 month, 1 महीने का दे रहे थे, कंपनी सोच रहा है 2 महीने का उधार देते, तो क्या 2 महीने के उधार देने से इनको प्रॉफिट होगा क्या लॉस, वही हमको फाइंड करना है। इट इज एनविज्ड दैट द चेंज इन द पॉलिसी एज अबाउ विल इंक्रीज द सेल बाय 8%। अगर आप 1 से 2 महीने का उधार बढ़ाते हो तो आपका जो सेल्स है वो 8% बढ़ जाएगा। कंपनी डिजायर टू रिटर्न 25% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उससे मेरा रिटर्न्स कितना परसेंट है, 25%। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन एंड एडवाइस वेदर द प्रपोज क्रेडिट पॉलिसी शुड बी इंप्लीमेंटेड और नॉट, क्या 2 महीने का उधार देना वर्थ है या नहीं, वो हमको सजेस्ट करना है। ठीक है, ये फॉर्मेट, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और एक है एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब कंपनी जो नॉर्मली कर रही थी वही, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि अगर आप ये नहीं करते हो, जो प्रेजेंट आप जैसा सिस्टम फॉलो करे वो नहीं करते हो, क्रेडिट मैनेजर का सुनते हो, तो आपको कितना खर्चा आ सकता है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में इस खर्चे को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट। जो भी तुम्हारा इधर प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या करना है, माइनस। और एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर सिर्फ एक ही खर्चा है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो फाइंड करने के लिए कुछ ये लिखा है मैंने, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, एवरेज रिटर्न, ये सारी चीजें, ये इससे ये मिलेगा, इससे फिर ये मिलेगा। तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके अंदर आप प्रॉफिट में से माइनस करोगे, नेट प्रॉफिट मिलेगा, और फिर हम पॉलिसी बेनिफिट चेक कर सकते। पहला एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मेट आपने सुना है, सेल्स माइनस वेरिएबल, तो क्या मिलेगा, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलेगा, ये फॉर्मेट याद हो जाएगा, इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। कॉलम्स के नाम पे यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट, इसे मैंने प्रेजेंट पॉलिसी दे दिया, और प्रेजेंट पॉलिसी कितने मंथ्स का उधार दे रहा है, 1। इससे पहला मैं ये वर्किंग बना लूंगा, और फिर इसके बेसिस पे मैं सेकंड बनाऊंगा, इसके बेसिस में थर्ड, फोर्थ, जितना बोलेगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 मंथ्स का ही क्रेडिट बोला, एक ही पॉलिसी, बराबर है। कुछ नहीं, सेल्स मतलब तेरा इनकम है, उसमें तेरा वेरिएबल खर्चा माइनस करेगा, तो तेरे को जो मिल रहा है तेरा प्रॉफिट है, बट उस प्रॉफिट का नाम है कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल खर्चा, तो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब एक छोटा सा प्रॉफिट जैसा है, बट प्योर प्रॉफिट नहीं है। उसके अंदर तेरा जो फिक्स्ड खर्चा है वो माइनस कर देगा, जो बच गया वो मेरा प्योर प्रॉफिट है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट, या तो EBIT। उसके आगे था इंटरेस्ट माइनस करते हैं, टैक्स, वो सारे कंसेप्ट है, बट अभी के लिए वो सब चीजें नहीं, सिंपल क्या है मेरे लिए प्रॉफिट। सारे एक्सपेंसेस वेरिएबल और फिक्स दोनों माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, खाली फॉर्मेट है वो, इसलिए फॉर्मेट के हिसाब से जाना। डन, डन है क्या। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर पहला है इन्वेस्टमेंट इन डेटास। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, असेट, डेटास यानी कि कस्टमर, आपने उधार दिया है, आपने उधार दिया है, तो कितना उधार दिया है, इन शॉर्ट जो आपका एक्सपेंस है वही आपका उधार है। नहीं समझा सर, इन्वेस्टमेंट इन डेटास 2 चीजों पे कैलकुलेट होता है, एक तो सेल्स पे और दूसरा एक्सपेंस पे, एक तो सेल्स पे और दूसरा एक्सपेंस पे।
अगर क्वेश्चन में वेरिएबल और फिक्स दोनों दिया है तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स विल बी वेरिएबल एक्सपेंस प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड या वेरिएबल एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स विल ऑलवेज बी सेल्स। दो फॉर्मूला है टू फाइंड इन्वेस्टमेंट इन डेटर। दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड इन्वेस्टमेंट इन डेटर। इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स का मतलब आपने आपके कस्टमर को कितना उधार दिया है, और उधार दिया मतलब सेल्स होता है। मैंने सामान बेचा तो मेरा कस्टमर है, इसको सामान बेचा कस्टमर है, इसको सामान बेचा कस्टमर, इन सबको मैंने उधार दिया है। उधार दिया मतलब इनसे पैसा मिलने वाला है, तो एक तरह का ये इन्वेस्टमेंट है मेरा, तो ये सब मेरे इन्वेस्टमेंट हुए, तो सेल्स। और दूसरा है जितना तुमने खर्चा करके रखा है मार्केट में वो सब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। जो भी मैंने हाँ, देयर आर टू फॉर्मुलेस टू कंसीडर डेटर्स। मैंने जो भी एक्सपेंसेस किया क्यों किया है, मेरे पास कस्टमर आएंगे इसके लिए किया है। आज मैं इतना क्लासरूम बना के रखा रहा है, क्लासरूम में बैठने हो जा रहा है, एसी अच्छा है और इधर ही अच्छा है, तो ये तो खर्चा है ना मेरा। लेकिन खर्चा क्यों किया है, फॉर कस्टमर्स, और कस्टमर यानी के डेटर्स। तो ये जो एक्सपेंसेस है, ये जो भी एक्सपेंसेस है वो क्यों है, ताकि मेरे कस्टमर्स बढ़ जाए। लॉजिक समझ में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स आर टू फॉर्मुलेस, या तो वो पूरा का पूरा कंसीडर होगा सेल्स पे, या तो वो कंसीडर होगा वेरिएबल प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस। दो तरीके से इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स फाइंड कर सकते हो, एक वेरिएबल प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस से इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, और दूसरा है सेल। सेल्स कब लेनेगा, जब आपको वेरिएबल और फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो इस केस में आपका सेल्स विल बी इन्वेस्टमेंट इन डेटर। रेयर क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट डेटर विल बी कंसीडर फॉर सेल्स। बाकी 90% सब में वेरिएबल एक्सपेंस प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस विल बी योर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। ठीक है, तो आपने इतना इन्वेस्ट किया है, फिर आपने कितने महीने का उधार दिया, इसे कहते हैं एवरेज डेटर्स। जितना इन्वेस्टमेंट है उसको जितने मंथ से बोला उतने मंथ से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दोगे। 1 मंथ है तो 1 डिवाइड बाय 12 करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपका डेटर्स का पैसा एक्सपेंस है, तो इतना पैसा इतने मंथ्स में रिकवर हो जाए, इसे कहते हैं एवरेज डेटर्स। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलेगा, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट रिटर्न्स। हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि कंपनी का डिजायर रिटर्न कितना है। कंपनी का डिजायर रिटर्न कितना है, 25, 30, 50 जो भी दिया रहेगा वही आपका क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का परसेंटेज। मतलब जो भी एवरेज डेटर्स आएगा, जो भी एवरेज डेटर आएगा उसके ऊपर जितना भी रिटर्न बोला वो कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी योर एक्सपेंस। अब एक्सपेंस है तो मतलब मेरा बैड डेब्ट्स है, क्योंकि खर्चा मिलता थोड़ी है, खर्चा तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद कम हो जाता है, तो वो बैड डेब्ट्स हो जाता है। तो ये जो 25% रिटर्न्स है ये मेरे लिए एक्सपेंस काउंट किया जाएगा, इनकम नहीं। मैं बोल रहा हूं शायद वो कनेक्शन नहीं बन रहा है, सॉल्व करूंगा तो कनेक्शन बनेगा। ये मिल गया। अब प्रॉफिट में अपॉर्चुनिटी ए माइनस बी करोगे तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, एंड देन हम कंपेयर करेंगे। स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा एक बार सॉल्व करता हूं तो मे बी कनेक्शन मिल। सॉल्व करो। यूनिट्स कितना है, 21,000 यूनिट। सेल्स कितना, 21,000 यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना, 21 इंटू 40। कैलकुलेटर है अपने पास, क्या बात है, अपने पास है क्या, 21 इंटू 40, 8,40,000। सेल्स में माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 25 रुपए। 21 इंटू 25,000, 21 इंटू 25,000 उन्नति, 8,40,000 में 5,25,000 माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 3,15,000। और क्या मिल गया, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट तो दिया नहीं है, दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको फिक्स कॉस्ट भी दिखेगा। क्वेश्चन में दिया है टोटल कॉस्ट, बराबर। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, दिया है ना, प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो फिक्स कॉस्ट कितना 10, यूनिट कितना है 21,000, बराबर है।
2,10,000, इसमें माइनस करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट है 1,05,000। नॉर्मली मेरा प्रॉफिट है 1,00,000, बट क्योंकि आप उधार देते हो तो आपको क्या लगता है आपको पूरा पैसा मिलेगा क्या? उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और वो पैसा कौन डुबाने वाला है? आपके कस्टमर्स यानी कि डेटर्स। तो आपने डेटर्स में कितना इन्वेस्ट किया है, और इसके दो फॉर्मूलेज हैं, या तो सेल्स या तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, या तो फिर तो सेल्स लिख दिया तो क्या आंसर अलग आएगा? इस क्वेश्चन में आएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में वेरिएबल खर्चा और फिक्स खर्चा दोनों दिया है। लेकिन अगर वेरिएबल खर्चा और फिक्स खर्चा नहीं दिया रहता तो हम डेटर्स को किस पे वैल्यू करते? सेल्स। समझ में आ गया अभी? इसलिए यहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट डेटर्स क्या रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दोनों को ऐड करेंगे 7,35,000। जैसे ही इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स मिलेगा, एवरेज डेटर्स भी मिलेगा। एवरेज डेटर्स कैसे निकालेंगे? जो भी इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स आए इनटू मंथ डिवाइड बाय 12। इनटू मंथ डिवाइड बाय 12। कितने मंथ्स का उधार दे रहा हूं मैं? तो 7,35,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 12। मेरा एवरेज डेटर्स कितना है एक मंथ के लिए? अरे समझ में आया? ये तो साल भर का है। पूरे साल का डेटर्स इतना है, तो एक मंथ के लिए मैंने कितना उधार दिया है? 61,250। उसमें भी 25% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, मतलब 25% ही कॉस्ट आने वाला अपने को। हाँ, तो क्योंकि मंथली हो गया, साल भर का है, तो उसका एवरेज कितना? एक महीने का। एक महीना तो एक महीना, 2 महीना तो 2 महीना, 3 महीना तो 3 महीना। इसके लिए उसको नाम एवरेज दिया है। डिवाइड बाय 2 कर दे तो तेरे दिमाग में एवरेज होता है, बट इधर ऐसा नहीं है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो अपने को उतने मंथ्स का निकालना है, इसलिए उसका वर्ड है एवरेज। डन है यहां तक दिव्या? अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट दिया है? अब ये 25% किस पे कैलकुलेट करने का? जो भी तुम्हारा एवरेज डेटर आया है उस पे। बराबर। मैं कमा कितना रहा था उस हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो फिर भी मुझे और खर्चा कितना आ सकता है? 15,000। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना? तो प्रेजेंटली मेरा प्रॉफिट 1,05,000 नहीं है, प्रेजेंट प्रॉफिट इज 89,687, बिकॉज इस प्रॉफिट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने माइनस नहीं किया। यहां तक समझा? वो माइनस करके मैंने कितना कमा लिया? 89,000। एनी डाउट? क्लियर? बोलो उन्नति, बोलो। ये क्या है? ये क्या है? वही इन्वेस्टमेंट सॉल्व किया मैंने, उसी के ऊपर मैंने 25%। यहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है? डेटर्स। मैंने पहले बताया मैंने यहां पे इन्वेस्ट किसमें किया है? डेटर्स में, और डेटर्स ही मेरा इन्वेस्टमेंट है। इसलिए जब भी कोई परसेंटेज आया है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है, और इन्वेस्टमेंट यही है मेरा, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। डन? हाँ हाँ, बोल ना बेटा, बोल बोल बोल। ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मतलब ये क्या? हम लोग ऐसा कर रहे हैं। दो ऑप्शन है। दूसरा आ रहा है ना, अभी रुकना। तो मैंने बोला अगर एक महीने का मैं देता हूं उधार तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेने पे मेरे को कितना प्रॉफिट होगा? अभी इसको कंपेयर करने के लिए आगे मेरे को ये तो प्रेजेंट को तो उसके जैसा बनाना पड़ेगा कि नहीं? अभी 2 महीने पे जा रहा हूं। द कंपनी प्रपोज टू इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड ऑफ द कस्टमर फ्रॉम 1 to 2 months. It is envisaged that the policy as the above will increase the sales by, सेल्स बढ़ा देगा मतलब यूनिट बढ़ाएगा। सेल्स बढ़ाएगा मतलब यूनिट बढ़ाएगा। बोला उसने यूनिट बढ़ाएगा। क्या बोला है? इट इज एनवेज दैट द चेंज इन द पॉलिसी एज अबाउ विल इंक्रीज द सेल्स बाय 8
8%. इंक्रीज द सेल्स बाय 8%. सेल्स क्या चीज का बढ़ेगा? यूनिट्स का। क्या रेट पर यूनिट का? यूनिट का। रेट पर यूनिट बढ़ेगा ऐसा कहीं पे बोला है क्या उसने? तो 21,000 का 8% निकालो, कितना आ रहा है देखो, 16। तो अब यूनिट कितना हो जाएगा? बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? समझ में आ गया? क्या सेलिंग प्राइस बढ़ेगा कम होएगा ऐसा कुछ बोला है क्या? तो 40 इंटू 22,680 इज इक्वल्स टू 9,07,200। वेरिएबल कॉस्ट पे कुछ भी चेंज करने बोला है क्या? तो वेरिएबल कॉस्ट पहले कितना था, अभी भी कितना रहेगा? 25, लेकिन यूनिट चेंज हो जाएगा। 22,680 25 के हिसाब से तो लिखा नहीं लगता उधर, 5,67,000 बाद में आ जाएगा। माइनस करोगे, देखो माइनस करे 3,40,200 आ रहा है। देखो माइनस करके, वो बाद में शायद एनिमेशन रह गया रहेगा, आ जाएगा। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, कितना था फिक्स कॉस्ट? 10 रुपया नहीं। फिक्स्ड इज ऑलवेज फिक्स्ड। हमेशा याद रखना, वेरिएबल खर्चा ये आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस है, और ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो हमेशा किधर बदलता है? कॉस्ट में। फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड रहेगा, वो बदलता नहीं है। कितना भी यूनिट बदल जाए, फिक्स खर्चा बदलेगा नहीं जब तक वो बोलेगा नहीं। वो बोलेगा फिक्स इतना बढ़ने वाला, इतना कम, तो हम कॉस्ट में चेंज करेंगे, रेट पर यूनिट पे नहीं, क्योंकि फिक्स्ड पर यूनिट का खर्चा नहीं है। फिक्स इज फिक्स। सर क्या होता है फिक्स एक्सपेंसेस? पता है? चाहे ना पता है फिक्स नहीं, पगार में जिसको रखा है उसको तो काम करे नहीं करे सेम पगार देने का फिक्स सैलरी। समझ में आया? रेंट हर महीने का डिसाइडेड है, उतना ही आने वाला है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। समझ में आया? उसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है, कुछ ऐसे एक्सपेंस जो फिक्स्ड इन नेचर है, वही रहने वाले, उसे फिक्स, बट वेरिएबल बदलेंगे। मैंने एक वर्कर को काम पे रखा, बोला भाई रोज पीपीटी बना, 10 पीपीटी बनाएगा, 100 रुपए एक पीपीटी का दूंगा, तो 100 इंटू 10 बनाएगा, 1,000 रुपए एक दिन का कमाए। भाई सर आज 8 ही बनाए, 8 इंटू 100, तो इधर क्या खर्चा फिक्स है क्या? नहीं, वेरिएबल है। जितना आप बनाओगे उतना आपको काम पैसा मिलेगा, वो वेरिएबल नेचर होता है। तो वेरिएबल खर्चा रेट पर यूनिट पे चेंज होता है, लेकिन फिक्स्ड खर्चा हमेशा किस पे बदलता है? अब वो सैलरी वाला थोड़ी बोलेगा सर नहीं मैंने जितना बनाया उस पर नहीं, अब मेरा पगार बढ़ाओ, सीधा सीधा 5,000 बढ़े। तो सैलरी कॉस्ट पे बढ़ता है, पर यूनिट पे नहीं। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस कॉस्ट के लिए है और वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट के लिए है। अभी समझा? तो यहां पे फिक्स सेम ही रहेगा, माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ गया, और सॉरी प्रॉफिट आ गया 1,30,000। डन। अब हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट इन डेटर। इन्वेस्टमेंट इन डेटर 7,70,000 कैसे है? इधर कुछ तो अमाउंट था ना तुम्हारा, ये और ये दोनों को प्लस किया, 7,77,000 वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो उसके बाद निकालूंगा एवरेज डेटर्स। कैसे निकालूंगा? इन्वेस्टमेंट इनटू मंथ। यहां पे कितने मंथ्स के लिए उधार दिया है? तो 7,77,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 1,29,500। ये एवरेज डेटर्स आ गया। एवरेज डेटर्स जैसा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? 25%, तो इसका 25% निकालो। अब इन दोनों को माइनस करो, तो पहले मैं 1 महीने का उधार दे रहा था तो 89,000 रुपीज कमा रहा था। 2 महीने का उधार देने से मैंने 97 कमाया, मतलब कितना एक्स्ट्रा कमाया? 8,138 एक्स्ट्रा कमा रहा हूं। तो आपको क्या लगता है उधार देना चाहिए? हाँ सर देना चाहिए। क्यों? 2 महीने के उधार देने से आपका प्रॉफिट जो है वो 8,000 रुपया बढ़ गया है। कैसे कंपेयर किया? 89,687 कमा रहे थे, आज 97,825 कमाया, तो इसमें से आपने इसको माइनस किया तो डिफरेंस समझ में आया ना। तो जब भी आप पॉलिसी लोगे तो जो आपको इधर प्रॉफिट आएगा उसको आपको किससे माइनस करना है? प्रेजेंट पॉलिसी। प्रेजेंट को उससे नहीं माइनस करना। जो भी आपको इधर प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को प्रेजेंट से माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या तो वो लॉस। समझ में आया? पक्का?
और एक सिंपल सा छोटा सा सम लेता हूं ऐसा ही, क्योंकि वो दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा तो टॉपिक खत्म हो जाए। इसमें टॉपिक में कुछ भी बाहर का नहीं है, यही फॉर्मेट है हर सम में। एफएम मैं पहले बोल रहा हूं, एफएम ना एक डिसाइडेड है, बॉन्ड वैल्यूएशन फॉर्मूला बेस्ड, म्यूचुअल फंड फॉर्मूला बेस्ड, ये एक पैटर्न बेस्ड, बस इतना ही है। थोड़ा ऐसा लग रहा है लेंदी जैसा है, बट ये सब प्री डिसाइडेड ऐसा ही आने वाला, कुछ भी नया नहीं आया। ठीक है, स्टार्ट करो। प्रेजेंट एनुअल सेल्स ऑफ द कंपनी एक्स अमाउंटेड टू 40 lakhs एट 10 per unit। वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है। द प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी इज फॉर 1 month which is proposed to extend to 2 and 3 months। 1 month policy, 2 month policy, 3 month policy। Format expected profit, sales minus variable contribution minus fixed cost profit, expected opportunity cost, investment in debtors, average debtors, opportunity cost, net profit, policy bill। बराबर। चलिए प्रेजेंट पे जाते हैं। सेल्स कितना दिया है, एक का यूनिट का कितना, तो अगर 10 रुपया पर यूनिट है, 40 लाख है, तो एक कितना यूनिट हो जाएगा, ये 4 लाख। अरे समझ में आया, 4 लाख इंटू 10 करोगे तो 40 लाख आएगा ना, बराबर, समझाइए। चलो वेरिएबल खर्चा कितना बोला है, 6 पर यूनिट, 4 लाख इंटू 6 24, 2 लाख 24 लाख माइनस कर देंगे, बराबर। यहां तक फिक्स खर्चा ऑलरेडी बोला है 3 लाख। इसको यूनिट से कोई लेन देन है क्या, नहीं। 16 में 3 जाएगा तो 13 आ गया प्रॉफिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, 24 प्लस 3 क्या हो गया, ये सेल्स मंथली लिया तूने, वेरिएबल मंथली लिया तूने, इधर मंथली निकालते ना अपन, तो पूरे साल का खर्चा इन्वेस्टमेंट डेटर्स में एवरेज कितने मंथ्स के लिए निकालना है, 1 month। तो 27 lakhs इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 2,25,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना बोला है, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इज एटलीस्ट 20%, तो 20% है, तो 2,25,000 का 20% निकालो, 45,000। 13 लाख में से 45 माइनस कर दो, 12 लाख। ये मेरा प्रेजेंट प्रॉफिट है, बराबर है शहबाज। अब 2 महीना और 3 महीने के लिए जाओ। द क्रेडिट पीरियड के बारे में कुछ बोला है, ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट पीरियड सेल्स विल इंक्रीज बाय 10 एंड 25 इज्जत से, मतलब 10% इधर और 25% इधर। सर इधर 25 और इधर 10 क्यों, इज्जत। तो सेल्स क्यों बढ़ रहा है, अच्छा एक वेरी गुड क्वेश्चन आया, वेरी गुड। तो सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ऐसा अपने को लग रहा है। जैसे सेल्स बढ़ेगा तो मेरा खर्चा भी उतना ही बढ़ेगा। अब जब खर्चा भी उतना बढ़ेगा तो मैं उधार भी उतना दे रहा हूं और उससे मेरा रिटर्न आने का चांसेस कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट कम हो सकता है ना। हर बार जरूरी नहीं कि सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट ही बढ़ने वाला है, नहीं। ये चीज तो अभी सीखेंगे, अभी तो एक ही समूह तुम्हारे को ऐसा लगा सेल्स बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही ना, सर जरूरी नहीं, वही चीज सीखोगे अभी आप जैसा बोल रहे हो सेल्स बढ़ेगा तो सर प्रॉफिट बढ़ाओ, चलो देखते। 10%, नहीं ऐसा होता है, 10%, 4 लाख का 10% बढ़ाएंगे तो 40,000 बढ़ेगा, 4,40,000। सेलिंग प्राइस कुछ चेंज होगा बोला है क्या, 10 ही रुपया रहेगा, 44 लाख। वेरिएबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, 4,40,000 6 रुपए के हिसाब से कैलकुलेटर पे आएगा, मेरे को नहीं मालूम कितना, बेटे आराम से देख रहे खाली। रिजल्ट बराबर है, मैं माइनस करूं, करो माइनस, समझ में आ गया। फिक्स खर्चा कितना, 3 लाख, क्यों सर, फिक्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। 17 में से 60 3 गया 14, बराबर। अब इन्वेस्ट 26 एंड 3, कितने मंथ्स का चल रहा है ये, 490। रिटर्न्स कितना परसेंट है, 98।
अरे हाँ, 14,60,000 में 98 माइनस करेंगे 13,60,000। सर बढ़ रहा है प्रॉफिट, अब बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है, बढ़ने दो। जब तक बढ़ेगा तब तक उधार देते जाएंगे अपन, अपने को क्या प्रॉब्लम है। आते 3 महीने के, कितना सेल्स बढ़ने वाला है? 4,40,000 का 25 ना, 4,00,000 का 25%, 1,00,000 बढ़ेगा शायद, तो 5,00,000 हो जाएगा। कितना मेरे को थोड़ा आता है कैलकुलेशन, 10 के हिसाब से 50। वेरिएबल बढ़ेगा क्या? नहीं। 5 इंटू 6 30, माइनस करूंगा तो 20, फिक्स खर्चा 3 है, 17। इन्वेस्टमेंट कितना? 33। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स, 825, 165, 16 माइनस 165, 15,00,000। सर इधर तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ने दो, अपना कोई नुकसान है क्या? एज ए कंपनी आपको अभी इसके आगे जब समझ आएंगे ना, तब आपको समझेगा एक पॉइंट के बाद उधार देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा उधार दोगे उतना चांसेस है आपको लॉस होने का। आज मैं उधार इसको दे रहा हूं, मेरे को बहुत सारे पैसा देगा तो उधार दे रहा हूं, इसको दे रहा हूं पैसा देगा, इसको दे रहा हूं उधार दे रहा हूं, फिर मेरे को मालूम पड़ा कि सबको उधार दे रहे हो, मार्केट में अफवाह सिरा से उधार मिल रहा है, तो जो झोले रहेगा वो क्या करेगा? चल जाते ना, उधार लेंगे भाग जाएंगे। अब क्योंकि मेरे को सेल बढ़ानी है, मैं उधार दे रहा हूं, क्यों? मेरे को लग रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, 1 महीना 3 महीना 10 महीना करते जा रहे, एक टाइम के बाद अपने को लॉस आना चालू हो जाएगा, आपको दिखेगा। 20 क्वेश्चन में बेसिक सम्स है, पहले था 12, अब हुआ 1362, तो 1362 में 12,55 माइनस करेंगे 1,07,000 प्रॉफिट। 1535 में 1255 माइनस करेंगे 2,80,000। तो कंपनी को सजेस्ट करो कौन सा उधार ज्यादा बेटर है, क्योंकि उधर प्रॉफिट तुम्हारा ज्यादा हो। बात समझा? इस टॉपिक में इतना ही है, मैं फिर बोल रहा हूं। अभी मैंने जो इन्वेस्टमेंट स्टेटस बताया वो वेरिएबल और फिक्स पे बताया, एक दो सम ऐसा होगा जिसपे सेल्स पे का। टॉपिक कंप्लीट, ठीक है, क्लियर। और आप लोग को शायद अगर मैं देखता हूं, क्योंकि ये टॉपिक फिर वापस आने वाला है सेमेस्टर 6 में, लेकिन नाम चेंज करके आने वाला है। सेमेस्टर 6 में फिर आने वाला है, बट नाम थोड़ा सा बदल के आने वाला है। तो ये फॉर्मेट याद रखना, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उस टाइम पे ऐसा नहीं सॉल्व होगा, थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होगा, बट कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही आने वाला है। अभी इधर क्रेडिट पॉलिसी या क्रेडिट मैनेजमेंट नाम से चल रहा है, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट मैनेजमेंट या इन्वेंट्री रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, अलग अलग नाम है टॉपिक, बट काम सबने यही करना है। डन है? बैठा दिमाग में? पक्का? फॉर्मेट याद हुआ? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, पहला प्रॉफिट है फिर कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रॉफिट के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट पे प्रॉफिट। इधर है इन्वेस्टमेंट एवरेज अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट एवरेज अपॉर्चुनिटी, IAO। IAO ये तो चाइना हो गया, समझना है याद है? अरे समझाइए। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।